नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्यूरियस सेंटर पर। आज इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, इतिहास को बहुत ही बोरिंग और रटने वाला विषय समझा जाता है, लेकिन मैं मानता हूं कि जो लोग ऐसा सोचते हैं वह बिल्कुल गलत है। इतिहास के कंसेप्ट को भी समझा जा सकता है। बहुत सारे लोग इसके बारे में यह नहीं समझ पाते हैं कि कौन सी घटनाएं कब घटित हुई थी और कौन सी घटनाएं बाद में घटित हुई थी, यानी उसके सीरियल के बारे में भी नहीं पता होता है और कौन से टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है इसके बारे में भी नहीं पता होता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक भारत तीनों के बारे में बहुत ही सीरियल से सभी घटनाओं को बताते हुए चलूँगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो इस इतिहास के बारे में पूरा कंसेप्ट आपके माइंड में चलेगा, और आशा करता हूं कि आप जब कभी भी इतिहास को पढ़ेंगे तो उसको इंटरेस्ट के साथ और बहुत ही अच्छी समझ के साथ पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, पूरे भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन इतिहास यानी एशियंट हिस्ट्री, दूसरा मध्यकालीन भारत यानी मेडिवल हिस्ट्री, तीसरा आधुनिक भारत यानी मॉडर्न हिस्ट्री। तो दोस्तों, सबसे पहले एशियंट हिस्ट्री के बारे में हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो हम लोग एशियंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं। एशियंट हिस्ट्री को शुरू करने से पहले दोस्तों 2-3 शब्द हैं, उनका कंसेप्ट समझ लेते हैं। पहला शब्द है प्राक ऐतिहासिक। प्राक ऐतिहासिक दोस्तों उसे कहते हैं जिसके बारे में हमारे पास लिखित विवरण नहीं प्राप्त है। जैसे पाषाण काल हो गया, उसके बारे में हमें लिखित स्रोत नहीं मिला है। उस समय शायद लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। उसके बाद आता है दोस्तों आद्य ऐतिहासिक युग, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। आद्य ऐतिहासिक युग में दोस्तों विवरण तो मिला है लिखित, लेकिन आज तक उसको पढ़ा नहीं जा सका है, उसकी लिपि को नहीं पढ़ा जा सका है, इसलिए उसको आद्य ऐतिहासिक कहते हैं। और तीसरा है ऐतिहासिक विवरण, जिसके बारे में लिखा भी गया है और पढ़ा भी गया है। जैसे अंग्रेजों के बारे में हम लोग जानते हैं तो उसके बारे में लिखा भी गया है और हम लोग जानते भी हैं, पढ़ा भी गया है, तो इसको ऐतिहासिक कहते हैं। अब प्राचीन इतिहास में जो सबसे पहला टॉपिक है दोस्तों वह है इतिहास के जानने के साधन, यानी इतिहास के जानने के स्रोत कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, इतिहास के जानने के 3 सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं। पहला है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत और तीसरा यात्रियों के विवरण। पुरातात्विक स्रोत में वे स्रोत आते हैं जो खुदाई के दौरान प्राप्त हुए हैं, उनसे अनुमान लगाया जाता है। जैसे सिक्के हो गए, अशोक का स्तंभ आप लोग जान ही रहे हैं मिला है। साहित्यिक स्रोत वह हो गया जो उस समय के बड़े लेखक थे, उस समय के सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक इतिहास के बारे में लिख कर चले गए हैं, उनके विवरण से भी हमें पता चलता है। और साथ ही साथ जो उस समय विदेशी भारत में यात्रा करने आए थे वे भी विवरण लिखें, उनसे भी हमें इतिहास के बारे में जानकारियाँ मिलती है। उसके बाद टॉपिक आता है मानव की उत्पत्ति से लेकर धातु युग तक। तो आप सभी लोग जानते हैं मानव की उत्पत्ति हुई आदि मानव के रूप में। उसके बाद पाषाण काल चला। पाषाण काल में आप सभी लोग जानते हैं 3 तरह के काल हुए, पूरा पाषाण काल, उसके बाद दोस्तों मध्य पाषाण काल और तीसरा आता है नवपाषाण काल। तो दोस्तों यह 3 काल चला था। इसी काल में आग का आविष्कार हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ और मानव ने अपने लिए रहने और साथ ही साथ अस्थायी आवास बनाने के साथ साथ पशुपालन भी पाषाण काल में ही सीखा। और उसके बाद सबसे पहला जो धातु खोजा गया वो तांबा खोजा गया। तांबे के बाद कांस्य का खोज हुआ। कांस्य दोस्तों बनाया जाता है जिंक और कॉपर को मिलाकर। उसके बाद दोस्तों जो पढ़ा जाता है टॉपिक वो है नदी घाटी सभ्यताएं। जैसे हमारे यहाँ की सिंधु घाटी सभ्यता है, इसमें हम लोग देखते हैं उसकी भौगोलिक स्थिति कहाँ है, वह नगरीय है कि ग्रामीण है, उसकी सामाजिक स्थिति देखते हैं, साथ ही साथ धार्मिक स्थिति देखते हैं और राजनैतिक स्थिति भी देखते हैं कुछ समय का चलन कैसा था, उसकी लिपि के बारे में जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की तरह मेसोपोटामिया सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता है, क्रीट की सभ्यता है और चीन की सभ्यता है। यह विश्व की बहुत ही प्रसिद्ध सभ्यताएं हैं। हमारे यहाँ की जो सभ्यता है दोस्तों वह है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे
मोहनजोदाड़ो या हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, जो भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूद थी। इसकी अवधि दोस्तों माना जाता है 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की अवधि 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक मानी जाती है और यह पूरी तरह नगरीय सभ्यता थी। यहाँ की विशेषताएं आप सभी लोग जानते हैं, जल निकास, स्नानागार, बर्तन, मुहरे यहाँ की विशेषताएं हैं। और इसकी पतन की बात एक रहस्य बना हुआ है, सभ्यता का पतन किस कारण से हुआ। बहुत से पुरातत्वविद इतिहासकार मानते हैं कि आग से हुआ, आक्रमण से हुआ या बाढ़ से हुआ, लेकिन इसके बारे में पूरा साक्ष्य नहीं है। सब लोग अपना अपना तर्क देते हैं। उसके बाद दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हम लोग वैदिक समाज के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों मध्य एशिया से आर्य भारत आए और माना जाता है कि इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता वासियों पर आक्रमण किया और उनका विनाश किया और सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आर्य समाज की स्थापना की। दोस्तों आर्यों ने वेदों की रचना की और वेदों के बाद इसकी अवधि जो है दोस्तों इसको वैदिक काल कहते हैं। वैदिक काल दोस्तों 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक के काल को वैदिक काल कहते हैं और इस वैदिक काल को भी दो भागों में बांटा गया है। दोस्तों 1500 से जो 1500 से 1000 का काल है दोस्तों, उसे ऋग वैदिक काल माना जाता है और उसके बाद 1000 से लेकर के लगभग 600 ईसा पूर्व तक के काल को उत्तर वैदिक काल माना जाता है। ऋग वैदिक काल में दोस्तों ऋग्वेद की रचना हुई और उत्तर वैदिक काल में 3 और वेदों की रचना हुई, जैसे सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो वैदिक समाज की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक साथ साथ धार्मिक स्थिति के बाद उसके बाद प्रारंभ होता है दोस्तों महाजनपदों का युग। दोस्तों एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है, वैदिक काल में ही वर्ण व्यवस्था का उदय हुआ। जो आजकल आप देखते हैं विभिन्न तरह की जातियां हिंदू धर्म में हैं, ये उसी समय स्थापना हो चुकी थी, जिसमें कोई नाई बन गया, कोई बढ़ई बन गया, कोई लोहार बन गया, कोई ब्राह्मण, कोई राजपूत। तो इन सब का प्रादुर्भाव वैदिक काल में ही हो चुका था। वैदिक काल के बाद दोस्तों महाजनपद पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म का एक धार्मिक ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। उस निकाय में दोस्तों भारतवर्ष में 16 महाजनपदों का जिक्र किया गया है, जिसमें से 4 सबसे महत्वपूर्ण हैं। मगध साम्राज्य जैसे हो गया, जो वर्तमान गया और मुंगेर के क्षेत्र में फैला हुआ था। उसके बाद कौशल, जो कि वर्तमान फैजाबाद और अयोध्या में फैला हुआ था। तीसरा है वत्स, जो कि वर्तमान इलाहाबाद यानी प्रयागराज में फैला हुआ था। और चौथा अवंती, मालवा का हिस्सा था। और उसके साथ ही साथ दोस्तों कई गणराज्य भी थे, जैसे शाक्य गणराज्य, कपिलवस्तु, ये सब गणराज्य थे दोस्तों, यानी गणतंत्र थे। इनका अपना अपना शासन था। इन 16 में सबसे जो महत्वपूर्ण हुआ वह हुआ मगध साम्राज्य। अभी इसके बारे में हम लोग फिर से पढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद जो पढ़ा जाता है वह है जैन और बौद्ध धर्म का विकास। दोस्तों धर्म बहुत ही अंधविश्वास से भर चुका था, लोगों पर तरह तरह की धार्मिक मान्यताएं थोपी जा रही थी। इसके कारण जैन और बौद्ध धर्म का उदय हुआ। बौद्ध धर्म का आप सभी लोग जानते हैं महात्मा बुद्ध ने स्थापना किया, और जैन धर्म का दोस्तों ऋषभदेव ने ही स्थापना किया था। लेकिन महावीर जैन जो थे 24वें तीर्थकर थे जैन धर्म के, इन्होंने ही जैन धर्म को बढ़ाया और उसको प्रसिद्ध किया। तो दोस्तों जो महाजनपद थे 16, उसमें से मगध साम्राज्य सबसे ताकतवर था। इसके अंदर ही सारे साम्राज्य समाहित हो चुके थे, यह सबको दबा कर रखता था। अब आइए देखते हैं मगध साम्राज्य पर कौन कौन से वंश का शासन चला। दोस्तों मगध साम्राज्य में सबसे पहले हर्यक वंश 544 से 492 ईसा पूर्व तक हर्यक वंश का स्थापना हुआ। हर्यक वंश का बिंबिसार ने स्थापना किया था। उसके बाद दोस्तों इनके वंश का अंत करके शिशुनाग ने नाग वंश की स्थापना की, और नाग वंश के महापद्मनंद एक थे, इन्होंने शिशुनाग वंश को खत्म करके नंद वंश की स्थापना की। और साथ ही साथ दोस्तों नंद वंश का जो सबसे अंतिम शासक था महापद्मनंद, उसी के शासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, जिसकी अवधि 323 ईसा पूर्व ही मानी जाती है। 323 ईसा पूर्व में दोस्तों सिकंदर भारत पर आक्रमण किया और 3 साल बाद 326 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों
महापद्मनंद के बारे में माना जाता है वो बहुत ताकतवर था, लेकिन बहुत क्रूर और निर्दयी था। इसके बारे में जब सिकंदर को पता चला तो सिकंदर इससे डर चुका था और उसकी सेनाएं भी डर चुकी थीं, और साथ ही साथ बहुत दिनों से युद्ध करते हुए उसकी सेनाएं थक चुकी थीं और भारत पर आक्रमण करने के विचार छोड़कर रावी नदी के तट से ही वापस अपने देश चली गईं और भारत पर सिकंदर का आक्रमण नहीं हुआ। दोस्तों, महापद्मनंद बहुत ही अत्याचारी था, क्रूर था, जिसके कारण एक लड़का था, चंद्रगुप्त नाम था उसका, उसने उसका वध करके भारतवर्ष में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। अब आइए मौर्य साम्राज्य के वंशजों के बारे में पढ़ें। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने महापद्मनंद का वध करके मगध साम्राज्य पर मौर्य वंश की स्थापना की। मौर्य वंश में दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार हुए, बिंदुसार के बाद अशोक के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, महान अशोक, जिसने धर्म की स्थापना की और युद्ध का त्याग किया। अशोक के बाद बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक हुआ। दोस्तों, आइए अब इसके बाद पढ़ते हैं मौर्य वंश के बाद क्या हुआ भारत में। दोस्तों, मौर्य वंश के बाद भारत में बहुत सारे छोटे छोटे राज्य हुए। मौर्य वंश दोस्तों अशोक के बाद बहुत ही कमज़ोर हो गया और उसके जो राज्यपाल थे और प्रांतीय शासक थे उन्होंने विद्रोह करके अपना स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया, जिसके कारण मौर्य वंश बिखर गया। दोस्तों, मौर्य वंश के शासनकाल में मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, उसने भी महत्वपूर्ण जानकारियां दी है विदेशी यात्रियों के विवरण के रूप में। उसके बाद जो सबसे विशाल साम्राज्य हुआ वह गुप्त काल का हुआ। गुप्त काल मौर्य वंश के बाद सबसे प्रसिद्ध ऐसा वंश हुआ जिसने पूरे भारतवर्ष पर केंद्रीकृत शासन चलाया और फिर से एक बार भारत में केंद्रीकृत शासन का स्थापना हुआ। दोस्तों, गुप्त वंश 319 ईस्वी के आसपास स्थापना हुआ और 550 ईस्वी तक चला, जिसके संस्थापक श्रीगुप्त थे, उनके पुत्र उसके बाद घटोत्कच हुए, फिर चंद्रगुप्त प्रथम हुए, उसके बाद समुद्रगुप्त जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हैं। इनकी एक प्रयाग प्रसिद्धि नाम की लेख है जो कि प्रयाग में मौजूद है। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपाधि से नवाजा गया इन्हें, ये भी गुप्त वंश के बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हुए। उसके बाद कुमारगुप्त जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की और इन्होंने भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। उसके बाद स्कंदगुप्त के बाद अंतिम शासक बुद्धगुप्त हुए जो गुप्त वंश के अंतिम शासक के रूप में जाने गए। दोस्तों, ये रहा गुप्त वंश का विवरण। अब आइए आगे देखते हैं। दोस्तों, गुप्त काल के बारे में अभी आपने देखा, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। इनके शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान आया जिसने कई विवरण भारत को दिए, इससे भी इनके बारे में पता चलता है। उसके बाद दोस्तों फिर से भारत कई टुकड़ों में विभाजित हो जाता है और छोटे छोटे प्रांत की रियासतों में विभाजित हो जाता है, छोटे छोटे लोग शासन करते हैं। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण वंश हुआ वह हुआ वर्धन वंश। दोस्तों, वर्धन वंश को हर्ष वंश भी कहते हैं, जिसके संस्थापक पुष्यभूतिवर्धन थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण शासक जो हुआ वो है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की उपलब्धियों के बारे में पढ़ते हैं, उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक कार्यों के बारे में पढ़ते हैं। इनकी जो अवधि थी वो 7वीं से 11वीं शताब्दी के आसपास मानी जाती है और ये भी एक महत्वपूर्ण शासक हुए भारतवर्ष में। उसके बाद प्राचीन इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं दक्षिण भारत के राज्य। दक्षिण भारत में दोस्तों चोल के बारे में पढ़ते हैं। चोल आज के वर्तमान में दक्षिणी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक भाग पर चोल वंश थे। चालुक्य जो थे महाराष्ट्र और गुजरात के आसपास थे। पल्लव भी दक्कन के आसपास थे और राष्ट्रकूट दक्कन के दक्षिणी भाग में थे। इनके सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और साहित्यिक साथ ही साथ कला के विकास के बारे में पढ़ा जाता है। दोस्तों, देखा जाता है दक्षिण भारत में भी उस समय ये लोग शासन कर रहे थे। तो दोस्तों, ये रहा प्राचीन इतिहास। तो दोस्तों, प्राचीन काल की अगर अवधि माना जाए तो 2300 ईसा पूर्व से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर 712 ईस्वी तक के काल को प्राचीन भारत के नाम से जाना जाता है। यानी एशियंट हिस्ट्री का अवधि काल 2300 लेके 712 ईस्वी तक के माना जाता है। 712 से लेके दोस्तों यहाँ से 1757 तक
मध्यकाल भारत का विकास माना जाता है। तो दोस्तों ये रहा एशियंट हिस्ट्री। अब आगे देखते हैं मध्यकालीन भारत यानी मेडिवल हिस्ट्री, जिसकी अवधि 712 में मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से शुरू होती है और अभी तक जितने भी शासक हुए सारे हिंदू थे। अभी तक मुसलमानों का आगमन भारत में नहीं हुआ था, लेकिन 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम भारत आएगा, जो कि एक मुस्लिम शासक। दोस्तों प्राचीन भारत का इतिहास 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के आगमन से ही खत्म हो जाता है और वहीं से शुरू होता है मध्यकालीन भारत का इतिहास यानी मेडिवल हिस्ट्री। तो प्राचीन इतिहास में अभी हमने देखा सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 2300 ईसा पूर्व से लेके लगभग 1750 तक सिंधु घाटी सभ्यता देखी। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आपने 1500 से लेके 1000 तक वैदिक काल देखा। वैदिक काल में भी दो पार्ट, ऋग वैदिक काल 1500 से 1000, फिर 1000 से लेकर 400 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल देखा। उत्तर वैदिक काल के बाद 16 जनपदों का उदय हुआ, जिसमें मगध सबसे शक्तिशाली हुआ। मगध में आपने देखा मौर्य वंश का शासन देखा। मौर्य वंश के बाद आपने गुप्त वंश देखा। गुप्त वंश के बाद वर्धन वंश या हर्षवर्धन का काल। उसके बाद भारतवर्ष में मध्यकालीन भारत मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में आक्रमण करता है और यहाँ से शुरू होता है मध्यकालीन भारत। आइए इसके बाद देखते हैं क्या होता है। इस्लाम का भारत में दोस्तों आगमन हुआ। अब इस्लाम के सिद्धांत के बारे में भी देखा जाता है। अरबों का सिंध पर आक्रमण, तुर्क आक्रमण, गजनी और गोरी और आक्रमण का प्रभाव। दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में आक्रमण करता है। उसके बाद महमूद गजनवी जो भारत पर 17 बार आक्रमण करता है। दोस्तों ये 1000 के आसपास, 1000 ईस्वी के आसपास भारत पर आक्रमण करता है और इसका उद्देश्य रहता है यहाँ का धन लूट कर ले जाना अपने देश अफगान में। दोस्तों 1025 ईस्वी में इसने सोमनाथ का 1025 है। 1025 ईस्वी में इसने सोमनाथ का प्रसिद्ध मंदिर लूटा, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर था। इसी के कारण इसका नाम भारत में ख्याति के लिए प्रसिद्ध हुआ। और उसके बाद दोस्तों इसी के वंशज का ही होता है मोहम्मद गोरी, जिसने पृथ्वीराज चौहान के साथ 1191 में तराइन नामक स्थान पर इसने पृथ्वीराज चौहान से पराजित होकर युद्ध मैदान से भाग चला था। लेकिन फिर 1192 में यह अपनी सेना को मजबूत करके आया और पृथ्वीराज चौहान को हराकर भारतवर्ष में मुस्लिम शासन की स्थापना की। दोस्तों अगर पृथ्वीराज चौहान 1192 में जीत जाते तो भारत का इतिहास कुछ और रहता। भारत पर मुसलमानों का कब्जा नहीं हो पाता। उनकी एक बहुत बड़ी गलती थी। 1191 में उन्होंने उसकी जान को बख्श दिया था और वो भाग खड़ा हुआ और 92 में आकर उसने उनके पूरे साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया और भारत में मुस्लिम वंश की स्थापना की। दोस्तों उसके दो गुलाम थे, जिनमें से एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गोरी ने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को ही भारत का संपूर्ण साम्राज्य सौंपकर वह अफगान अपने देश लौट गया और तब से माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक ही भारत का शासक बना और वह मुस्लिम शासक था, जिसे हम लोग गुलाम वंश भी कहा जाता है। यानी गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। आइए उसके वंश के बारे में विस्तार से पढ़ें। दोस्तों गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में की और यह सल्तनत काल के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। सल्तनत काल यानी दिल्ली में इनका शासन चला। इस काल का सबसे पहला वंश हुआ सल्तनत काल का, वह गुलाम वंश हुआ और गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार भारत में दिल्ली में बनवाई। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान। दोस्तों रजिया सुल्तान बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह पहली महिला शासिका थी भारत की। रजिया सुल्तान 1236 से 1240 ईस्वी के तक शासन किया, जो कि 4 वर्षों तक। उसके बाद नसीरुद्दीन महमूद और गयासुद्दीन बलबन इसके आखिरी शासक हुए।
गुलाम वंश के। अगर दोस्तों पूछा जाए गुलामों का गुलाम कौन था, तो इल्तुतमिश, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद घोरी का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था, और यह वंश रहा गुलाम वंश का। तो दोस्तों इस तरह से आपने इनके सारे वंशजों के मुख्य जो थे उनके बारे में देखा। दोस्तों गुलाम वंश का पतन हो गया। उसके बाद खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की 1290 ईस्वी में। जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना सल्तनत काल में की, जो दिल्ली सल्तनत काल थी। उनके बाद अलाउद्दीन खिलजी और मुबारक शाह अंतिम शासक हुए खिलजी वंश के। खिलजी वंश, उसके बाद अब देखते हैं कौन सा वंश दिल्ली सल्तनत पर रहा। दोस्तों खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत पर राज किया। इसके संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे। गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक, और फिरोज शाह तुगलक के बाद नसीरुद्दीन महमूद थे, जो कि अंतिम शासक तुगलक वंश थे। तो दोस्तों ये रहा तुगलक वंश का। अब देखते हैं तुगलक वंश के बाद कौन से वंश दिल्ली सल्तनत पर राज किए। दोस्तों तुगलक वंश के बाद सैयद वंश की स्थापना खिरज खां ने की, जो कि अकेले ही बस शासन कर पाया। उसके बाद लोदी वंश, बहलोल लोदी ने सैयद वंश का पतन करके लोदी वंश की स्थापना की। बहलोल लोदी ने, बहलोल लोदी के बाद सिकंदर लोदी, और सिकंदर लोदी के बाद लास्ट आखिरी सल्तनत काल का शासक और साथ ही साथ लोदी वंश का भी शासक इब्राहिम लोदी था। यह अंतिम शासक हुआ। इसके बाद दिल्ली सल्तनत खत्म हो चुकी थी और भारतवर्ष में मुगल वंश की स्थापना हो चुकी थी। दोस्तों आइए इसको एक नज़रिए से देखा जाए कि दिल्ली सल्तनत पर कौन कौन से वंश ने शासन किया। तो दोस्तों यह मैंने माइंड मैप तैयार किया है। यहाँ पर जितने भी चित्र दिए जा रहे हैं दोस्तों, बहुत ही खोजबीन करने के बाद दिए जा रहे हैं। बहुत मेहनत लगा है। आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करें, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल क्यूरियस सेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाले वंशजों का इस प्रकार आप विवरण देख सकते हैं। पहले गुलाम वंश का शासन चला 1200 से लेकर 1300 साल तक, यानी 100 साल तक मान सकते हैं गुलाम वंश। उसके बाद खिलजी वंश, दोस्तों गुलाम वंश के संस्थापक आप लोग जान रहे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक थे। खिलजी वंश के आप सभी लोग जानते हैं जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक के जान ही रहे हैं। सैयद वंश खिरज खां, उसके बाद लोदी, बहलोल लोदी इसके संस्थापक थे। यहाँ पर अवधि भी मैंने लिख दिया है दोस्तों आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सल्तनत काल में गुलाम वंश पहला था, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। लोदी वंश के बाद बहलोल लोदी जो उसके अंतिम शासक हुए, उनको बाबर ने हराकर मुगल वंश की स्थापना भारत में कर दी। आइए अब आगे देखते हैं कौन सा टॉपिक इतिहास में पढ़ा जाता है। तो दोस्तों देखिए दिल्ली सल्तनत की स्थापना एवं विस्तार, इसमें आपने इन सभी बातों को पढ़ लिया है। उसके बाद इसका विघटन कैसे हुआ। तैमूर का आक्रमण हुआ इन्हीं के शासनकाल में। तैमूर का आक्रमण दोस्तों इन्हीं के शासनकाल में हुआ। उसके बाद ये तो मैंने राजनीतिक दृष्टि से आपको बता दिया कौन कौन से वंश कब कब शासन किए, किसके बाद कौन सा किया। इसके साथ साथ ही संस्कृति के बारे में भी पढ़ा जाता है कि इनका योगदान क्या रहा, इनकी शासन प्रणाली क्या रही, चित्रकला और संगीत कला, साथ ही साथ साहित्य स्थापत्य कला का विकास कैसे हुआ। भक्ति और सूफी आंदोलन का भी उसी समय उद्गार हो रहा था, जिसमें अपने कबीर और सूरदास, कालिदास, इन सभी के बारे में भी पढ़ा होगा। इनका भी उसी समय उदय हुआ था। उसके साथ ही साथ दोस्तों समकालीन मतलब उसी के समय दक्षिण में 2 राज्य हुआ करते थे जो आपस में संघर्ष करते थे, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। विजयनगर की स्थापना दोस्तों हसन गंगू ने की थी, जिसे फिरोज शाह भी कहा जाता है। और दोस्तों बहमनी साम्राज्य की स्थापना फिरोज शाह यानी हसन गंगू ने की थी, जबकि विजयनगर की स्थापना हरिहर बुक्का ने की थी। हरिहर और बुक्का दोनों भाई थे। इन्होंने ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, जो कर्नाटक में फैला हुआ है, और बहमनी साम्राज्य उसके उत्तर में फैला हुआ है। इसकी स्थापना हसन गंगू ने की। आइए इसका एक मैप देखते हैं। दोस्तों ये रहा भारत का मैप। आप इसमें देख सकते हैं विजयनगर ये फैला हुआ है, पूरा विजयनगर है रेड वाला। ये दक्षिण भारत में उस समय इनका शासन था। विजयनगर में हरिहर और बुक्का 2 भाई थे, इन्होंने ये स्थापना की थी। और उसके उत्तर में दोस्तों ये बहमनी साम्राज्य था।
इन दोनों का संघर्ष आपस में चलता रहता था और ये सब ऊपर वाला भाग जो था उस समय ये सब दिल्ली सल्तनत के अधीन आता था दोस्तों। तो विजयनगर दोस्तों बाद में 5 भागों में बट गया था, जिसमें दौलताबाद, वारंगल, अहमदाबाद और भी 2 थे दोस्तों, इसमें दिया नहीं है। 2 और भागों में बीजापुर और गोलकुंडा, इन 5 राज्यों में बहमनी साम्राज्य बाद में विभाजित हो गया, जबकि विजय साम्राज्य ताकतवर रहा। इस पर कई वंशों ने शासन भी किया। दोस्तों मैंने आपको बताया है कि सल्तनत काल का जो सबसे अंतिम शासक था बहलोल लोदी, लोदी वंश का एक राजा थे, उसी के समकालीन राणा सांगा। राणा सांगा ने सल्तनत काल यानी बहलोल लोदी से तंग आकर उन्होंने अफगान के एक शासक बाबर को भारत में आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि चलिए आप, हमारे यहाँ एक मुस्लिम शासक है बहलोल लोदी, बहुत ही परेशान किए हुए है, उसको थोड़ा समझाइए। तो बाबर भारत आया, वो भी मुस्लिम था और सल्तनत काल का इब्राहिम लोदी भी मुस्लिम था। दोनों में पानीपत नामक स्थान पर 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ और साथ ही साथ सल्तनत काल का बहलोल लोदी हारा और वहां से ही सल्तनत काल खत्म हो चुका और भारत में मुगल वंश की स्थापना बाबर ने कर दी 1526 में। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की, उसके उल्लेखनीय कार्यों के बारे में पढ़ा जाता है। साथ ही साथ मुगल के बाद हुमायूं आया, हुमायूं 2 युद्ध लड़ा, चौसा और कन्नौज। उसके बाद उसी के समकालीन शेर शाह सूरी थे जिन्होंने ग्रांड ट्रंक रोड की स्थापना की, उसके बारे में भी पढ़ा जाता है इसमें। और मुगल वंश के बाद जो तृतीय हुए वो अकबर हुए, अकबर के बाद शाहजहां। दोस्तों मुगल वंश की स्थापना बाबर ने 1526 में की और 30 साल तक ये रहा। इसने 4 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े। इसने पानीपत का युद्ध लड़ा 26 में और खानवा का युद्ध 27 में और चंदेरी का युद्ध 28 में और लास्ट में घाघरा का युद्ध लड़ा 1530 में। उसके बाद ये चला गया वापस अफगान। उसके बाद इसका पुत्र हुआ हुमायूं, शासक बना मुगल वंश का। हुमायूं के साथ अकबर महान दोस्तों, भारत में 2 महान शासक हुए, एक अशोक सम्राट महान और अकबर महान, इन्हीं दोनों को महान कहा जाता है। अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। दोस्तों औरंगजेब आखिरी ताकतवर मुगल वंश का शासक हुआ। इसके बाद मुगल वंश थोड़ा कमज़ोर हो गया और अंग्रेज़ों का भारत पर शासन धीरे धीरे होने लगा। अंग्रेज़ों के साथ साथ यूरोप के अन्य देशों का भी शासन भारत पर होने लगा और मुगल वंश कमज़ोर हो गया, लेकिन इसके शासक रहे और कमज़ोर रहे। आइए अब आगे देखते हैं क्या टॉपिक रहा। तो दोस्तों इस तरह हमने मुगल वंश के सारे वंशों के बारे में पढ़ा। इनका महत्वपूर्ण कार्य भी जो था, इन्होंने अकबर ने इबादत खाने की स्थापना की, दीन इलाही नामक एक धर्म की स्थापना की और साथ ही साथ इन्होंने स्थापत्य कला का विकास किया। जगह जगह पर बहुत सारी इमारतें बनाई, जैसे शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, साथ ही साथ दिल्ली में लाल किला बनवाया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट काम रहा है इन लोगों का, जिनकी वजह से ये लोग आज भी जाने जाते हैं। दोस्तों औरंगजेब के समय साम्राज्य विस्तार, क्षेत्रीय शक्तियों का विद्रोह होने लगा। जाटों, बुंदेलों, सतनामियों, सिखों के विद्रोह का संक्षिप्त उल्लेख भी मिलता है। साथ ही साथ औरंगजेब के साथ समकालीन ही शिवाजी, जो कि मराठा साम्राज्य के एक पेशवा हुआ करते थे, शिवाजी के बारे में आप सभी लोग नाम सुने होंगे। ये औरंगजेब का विद्रोह किए थे और इन्होंने गोरिल्ला युद्ध नामक युद्ध पद्धति की स्थापना भी की, जिसे गोरिल्ला युद्ध यानी छुप कर वार भी किया इन्होंने मुगल वंश की औरंगजेब के शासन को हिला कर रख दिया और वो बहुत डरा सा रहने लगा। और आपने एक महान शासक का नाम भी सुना होगा, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप दोस्तों अकबर के समकालीन थे, लेकिन महाराणा प्रताप का जो भाई था, सौतेला भाई, वह अकबर का सेनापति हुआ करता था, जिसे मान सिंह कहा जाता है। और मान सिंह ने बहुत ही चालाकी से महाराणा प्रताप को हरा दिया और महाराणा प्रताप अपना सारा राजपाट छोड़कर जंगलों में बिताते हुए मर गए। इन दोनों लोगों का भी आपने देखा होगा। मुगल काल में दोस्तों यातायात, व्यापार, आर्थिक स्थिति भी अच्छी रही, तकनीकी और प्रौद्योगिकी भी अच्छी रही। तो दोस्तों इस तरह से मुगल वंश का औरंगजेब जो था, वहाँ तक मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ा जाता है। उसके बाद
अब भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन होने लगा। भारत में यूरोपीय शक्तियाँ आने लगीं। दोस्तों 1498 में वास्को डी गामा, जो कि पुर्तगाल का रहने वाला था, उसने भारत से और यूरोप तक जाने वाली समुद्री मार्ग की खोज की, जिसके कारण अब समुद्रों से ही भारत और यूरोप में व्यापार शुरू हो गया। दोस्तों यूरोपवासी भारत से गरम मसाला खरीद कर ले जाते थे, जो कि बहुत ही सस्ता मिलता था और अच्छा मिलता था। अब धीरे धीरे उनकी लालच बढ़ने लगी। उन्होंने यहाँ की धरती पर कब्जा करना शुरू कर दिया और मुगल वंश का विनाश करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए, 1498 में पुर्तगाल के रहने वाले थे। उसके बाद 1600 ईस्वी में अंग्रेज आए। अंग्रेज के बाद डच, जो कि हॉलैंड के निवासी को, दोस्तों हॉलैंड के निवासियों को डच कहा जाता है, जो कि 1602 ईस्वी में भारत आए। उसके बाद फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में आए। ये रहा यूरोपीय कंपनियों का आगमन। लेकिन इसमें सबसे ताकतवर जो था वो अंग्रेज थे। अंग्रेजों ने इन सब को अपने विरुद्ध लड़ाई करके हरा दिया। उसके बाद पूरे भारत पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया और मुगल वंश कमज़ोर हो गया। लेकिन मुगल वंश का सबसे आखिरी जो शासक हुआ वो बहादुर शाह जफर था। अब आइए यहाँ आकर के मध्यकालीन भारत खत्म हो जाता है। आइए अब शुरू करते हैं आधुनिक भारत। आइए दोस्तों, अब हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में डिस्कशन करें, यानी आधुनिक भारत का इतिहास। तो दोस्तों आधुनिक भारत का इतिहास का जो शुरुआत है वह यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन के साथ शुरुआत होता है। दोस्तों बहादुर शाह जफर मुगल वंश का अंतिम शासक हुआ, जो 1857 के विद्रोह में भी स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया था। लेकिन जो शक्तिशाली शासक औरंगजेब था, उसके बाद दोस्तों भारत में ब्रिटिश यानी इंग्लैंड के भी लोग आने लगे। हॉलैंड यानी डच भी भारत आने लगे। पुर्तगाली और साथ ही साथ फ्रांसीसी भी भारत आने लगे। और इन लोगों का मकसद था भारत में व्यापार करना। शुरुआत में तो यही मकसद था, लेकिन बाद में कुछ और मकसद हो गया। आइए देखते हैं कि इनका आगमन, एक बार फिर से देखते हैं कौन पहले आया और किस सन में इनका आगमन हुआ। तो दोस्तों यूरोपीय कंपनियों का आगमन जो था इसी क्रम में हुआ था। सबसे पहले पुर्तगाली आए। 1498 में ही सबसे पहला पुर्तगाली जो आया था वास्को डी गामा। ऐसा माना जाता है कि वास्को डी गामा ने ही भारत की खोज की थी। भारत की खोज से तात्पर्य है कि वास्को डी गामा ने यूरोप और भारत के बीच समुद्री मार्ग की खोज की थी। और उसके बाद 1600 ईस्वी में अंग्रेज आए और तीसरे जो यूरोपी थे 1602 ईस्वी में डच आए। डच यानी हॉलैंड के लोगों को डच कहा जाता है। उसके बाद 1664 में फ्रांस के लोग आए, फ्रांसीसी आए। तो दोस्तों इस तरह यूरोपीय कंपनियां भारत में आने लगीं और इनका मकसद था व्यापार करना, क्योंकि व्यापार में इनको बहुत फ़ायदा हो रहा था। यहाँ से वे कच्चे माल को बहुत ही कम दाम पर खरीद रहे थे और यहीं पर फिर निर्मित वस्तुओं को बहुत महंगे दाम पे बेच रहे थे और साथ ही साथ उनको बहुत मुनाफा हुआ। वे धनी दिन पर दिन धनी होते गए और इससे पूरे यूरोप में एक लालच आ गई कि हम लोग ज़्यादा व्यापार करें। फिर इन लोगों के मध्य संघर्ष हुआ। सबसे जो संघर्षशील इस संघर्ष में विजयी हुए वो अंग्रेज हुए। दोस्तों अंग्रेज ही विजयी हुए और इनका ही कब्जा पूरे भारत के व्यापार पर रहा। तो दोस्तों ये दूसरा टॉपिक हमारा देख लेते हैं, भारत में कंपनी राज का विस्तार। तो दोस्तों कंपनियों ने यहाँ पर विस्तार करना शुरू कर दिया और अंग्रेज विजयी हुए। दोस्तों यहाँ से वे लोग गरम मसाला खरीद कर ले जाते थे। गरम मसाला खरीदने की दो वजह थी। पहला तो वे लोग मांसाहारी थे, ज़्यादातर मांस खाते थे। मांस में गरम मसाले से स्वाद बढ़ जाता है और साथ ही साथ प्रिजर्वेटिव का काम भी किया जाता था। मांस लगाकर, अगर मांस में गरम मसाला लगाकर रख दिया जाए तो बहुत दिनों तक सुरक्षित रहता था। यही कारण था कि वे लोग यहाँ से गरम मसाला बहुत ज़्यादा मात्रा में खरीदते थे और सस्ता था और अच्छा भी था। उसके बाद वो लोग कच्चा माल खरीदते थे और वो अपने देश में ले जाते थे, जिससे उनको बहुत फ़ायदा होता था। तो दोस्तों इस तरह से जब अंग्रेज विजयी हुए तो अंग्रेज़ों ने सबसे महत्वपूर्ण युद्ध जो लड़ा वह था 1757 में प्लासी का युद्ध। प्लासी एक जगह है दोस्तों बंगाल में। 1757 में ये युद्ध लड़ा गया। बहुत ही नाम इसका है क्योंकि इसी के साथ भारत में मॉडर्न इंडिया की शुरुआत भी होती है। मॉडर्न इंडिया की शुरुआत यानी आधुनिक भारत का इतिहास जो हम पढ़ते हैं 1757 से ही माना जाता है दोस्तों। 1757 में अंग्रेज़ों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराकर
बंगाल का पूरा कब्जा कर लिया। सबसे पहले उन्होंने बंगाल को ही गुलाम बनाया दोस्तों। बंगाल जो था हमारे देश का अंग्रेजों का सबसे पहला गुलाम बना, और गुलाम बनाने के बाद यहाँ पर अपने गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिए वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल के सर्वप्रथम गवर्नर का नाम वारेन हेस्टिंग्स था। इन्होंने ही वहाँ का गवर्नर जनरल का पद संभाला। अब दोस्तों धीरे धीरे अंग्रेजों ने जो व्यापार करने आए थे वो लोग भूगोल यानी अपनी भौगोलिक स्थिति सुधार रहे थे और वो नक्शा ही बदल रहे थे। धीरे धीरे वो ज़मीन पर कब्जा करते गए और ज़्यादा रियायत मांगने लगे। यहाँ के राजाओं में फूट डालने लगे और वो आपस में ही लड़ने लगे। उन्होंने एक नीति अपनाई, फूट डालो और राज करो, और तरह तरह के नियम और कानून बनाए। जिसे देख लीजिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट 3 बना देखिए। उसके साथ ही साथ भू राजस्व प्रणाली में भी परिवर्तन किया। जो सबसे महत्वपूर्ण 3 पॉइंट है दोस्तों, ये है अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। दोस्तों यह अलग अलग जगहों पर भू राजस्व निकालने का एक तरीका था। अस्थाई बंदोबस्त मतलब पहले से ही फिक्स कर दिया जाता था कि इस गांव से इतना राजस्व प्राप्ति होना चाहिए, कहीं से भी हो। अगर बाढ़ आए, भूकंप आए, या मान लीजिए किसी कारणवश फसल नुकसान हो गया, तब भी उनको राजस्व चाहिए। तो ये अस्थाई बंदोबस्त मतलब अस्थाई हो गया था पहले से ही कर निर्धारण। उसके बाद रैयतवाड़ी यानी जमींदारों की नियुक्ति करके राजस्व का उनसे वसूली करवाया जाए। और महालवाड़ी मतलब एक गांव को पहले फिक्स कर दिया जाए कि ये गांव इतना राजस्व देगा, उसे महालवाड़ी कहते हैं। महाल मतलब गांव ही होता है दोस्तों। तो इन 3 तरह की भू राजस्व प्रणाली अपनाई गई जो बहुत ही दर्दनीय थी और किसानों की स्थिति बहुत खराब होने लगी। और जगह जगह पर किसानों ने इस कारण विद्रोह करना शुरू कर दिया। और साथ ही साथ भारत के औद्योगिक विकास और कुटीर उद्योग का विनाश हो गया, क्योंकि अब बड़ी बड़ी कंपनियां वो लोग लगा रहे थे, यहाँ से कच्चा माल खरीद कर ले जा रहे थे, और साथ साथ उत्पादन जो कर रहे थे अपने देश में वो लोग वो ले आकर हमारे यहाँ बाजार में बेच दे रहे थे दोस्तों। इस कारण जगह जगह पर उनका विरोध होने लगा। और इसी विरोध में सबसे बड़ा विद्रोह जो हुआ वह दोस्तों 1857 की क्रांति। इसे माना जाता है कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी था दोस्तों। इसका कारण और परिणाम बहुत ही सरल है दोस्तों। इस संघर्ष के कई कारण थे। आइए देखते हैं कहाँ कहाँ संघर्ष कब कब हुआ दोस्तों। सबसे पहला जो संघर्ष हुआ दोस्तों वह बैरकपुर में हुआ। यहाँ बैरकपुर में जो बंगाल का एक हिस्सा है। बैरकपुर में मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया। अफवाह फैली हुई थी कि जो कारतूस का प्रयोग किया जाता है उसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है, तो इससे हिंदू और मुसलमान दोनों का धर्म भ्रष्ट हो रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया। तो मंगल पांडे ने बैरकपुर में पहली बार 10 मई 1857 को ही विद्रोह किया। इसके बाद ये विद्रोह धीरे धीरे मेरठ पहुंचा दोस्तों। मेरठ में इसका नेतृत्व जो था वह नाना साहब लगभग कर रहे थे। मेरठ में दोस्तों सिपाहियों का विद्रोह हुआ। उसके बाद मेरठ के बाद दिल्ली में विद्रोह पहुंचा। दिल्ली में बहादुर शाह जफर इसका नेतृत्व किए। उसके बाद ये झांसी पहुंचा। तो दोस्तों झांसी से फिर ये लखनऊ पहुंचा। लखनऊ में नवाबों ने विद्रोह किया। उसके बाद ये कानपुर पहुंचा। तो दोस्तों इस तरह से आप विद्रोह दे सकते हैं। आप बैरकपुर बंगाल से, फिर यहाँ मेरठ, फिर झांसी, फिर लखनऊ, कानपुर। इस तरह से विद्रोह बढ़ता गया और जगह जगह पर लोगों ने आंदोलन किया, जिसके कारण अंग्रेजों को इससे बहुत नुकसान हुआ दोस्तों। इस तरह अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबा दिया, लेकिन यह विद्रोह बहुत ही भयानक रहा। इसके बाद अंग्रेजों का जो नियंत्रण रहा वो सीधे इंग्लैंड की जो महारानी उस समय थी एलिजाबेथ, उनके शासन के अंडर तुरंत भारत का पूरा शासन हो गया। मतलब वहाँ से ही वो अब कंट्रोल करने लगी। अब वो छोटे छोटे गवर्नरों को बस नियुक्त तो किया जाता था और साथ ही साथ उनका नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। यानी अब गवर्नर नहीं, अब वायसराय रहेंगे भारत के। अब कंपनियों को यह जिम्मेदारी नहीं थी कि वो आकर यहाँ पर व्यापार करें। अब जो कुछ भी होगा वो इंग्लैंड की संसद के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। इसके साथ साथ ही अंग्रेजों ने यहाँ पर बहुत अच्छे भी काम किए, जैसे इंडिया काउंसिल एक्ट 1882 स्थानीय शासन को बनाया, लोक सेवा आयोग का गठन किया, न्यायिक संगठन, पुलिस पुनर्गठन एवं वित्तीय प्रशासन, और साथ ही साथ रेल का विस्तार इन्होंने ही किया था अपने फायदे के लिए, लेकिन आज भी इसका हम लोग
सदुपयोग कर रहे हैं। दोस्तों मैकाले ने यहाँ पर पश्चिमी शिक्षा का प्रचार प्रसार भी करवाया और बहुत ज़्यादा स्कूल और कॉलेज भी खुले। विलियम फोर्ट कॉलेज भी खुला बंगाल में। और साथ ही साथ मैकाले ही एक ऐसे व्यक्ति थे, इनका मानना था कि इंग्लैंड की एक पुस्तक यहाँ की पूरी लाइब्रेरी के बराबर है। दोस्तों ये बहुत बड़े व्यंग्यकार थे। इनका मानना था कि इंग्लैंड की एक पुस्तक भारत में पूरी लाइब्रेरी की पुस्तक के बराबर है। तो देख सकते हैं आप इनकी सोच किस तरह की थी। दोस्तों ये मानते थे भारत में शिक्षा नहीं है, लेकिन उसी समय भारत में नव जागरण भी हुआ, जिसमें धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन हुआ। ब्रह्म समाज की स्थापना हुई, आर्य समाज की स्थापना हुई, रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज, महिलाओं के लिए भी नए विधि प्रावधान हुए, जिसमें सती प्रथा 1829 में खत्म हुई। साथ ही साथ विधवा पुनर्विवाह और बाल विवाह पर रोक लगी। राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, मुस्लिम पारसी दलित आंदोलन, सर सैयद अहमद खान, दादा भाई नवरोजी, ज्योतिबा राव फूले, गोविंद राव फूले, सावित्रीबाई फूले और महिलाओं में एनी बेसेंट और रमाबाई का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इन लोग ने भी जो समाज में उस समय व्याप्त बुराइयां थी, इनको खत्म करने के लिए तरह तरह के आंदोलन और मिशन की स्थापना की। और साथ ही साथ इन लोगों ने आज़ादी के लिए भी अपना हिस्सा, मतलब अपना भागीदारी पूरा बहुत ही अच्छे ढंग से निभाई। दोस्तों अब राष्ट्रवाद का जनन भारत में हो चुका था। राष्ट्रवाद मतलब होता है देशभक्ति, अपने देश के बारे में सोचें और अपना प्रशासन अपने हाथों से चलाएं। तो राष्ट्रीय भावना के विकास के कारण राजनीतिक चेतना, प्रशासनिक एकीकरण, परिवहन एवं संचार की व्यवस्था के कारण हो पाया। नवीन बुद्धिजीवी वर्ग, आंग्ल भाषा का प्रभाव, अंग्रेजों की भेदभावपूर्ण नीति, आर्थिक शोषण, ये सब कारण थे दोस्तों राष्ट्रवाद का जनन के लिए। और साथ ही साथ 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और इसमें दो गुट में बंट गए, गरम और नरम दल। गदर पार्टी होम रूल आंदोलन हुआ, 1919 का एक्ट भी आया। दोस्तों अब देखते हैं कि कौन कौन से स्वतंत्रता के लिए आंदोलन हुए। दोस्तों 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटकर भारत आते हैं और उन्होंने अहिंसा सत्याग्रह के सिद्धांत का जनक भारत में किया। और उसी समय जलियांवाला कांड भी 1919 में हुआ, जिसमें कई लोग अमृतसर में एक बाग में मारे गए। असहयोग आंदोलन हुआ। उसके बाद 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हो गया दोस्तों गोरखपुर में, जिसकी वजह से असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा। सशस्त्र क्रांतियों का योगदान भी रहा, इसमें काकोरी कांड, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, उस्काफ उल्ला खान, राजेंद्र लोहड़ी, रोशन सिंह, लाहौर कांड में भगत सिंह। ये काकोरी कांड था दोस्तों, इन्होंने एक रेलगाड़ी से चोरी की थी। जो अंग्रेजों की रेलगाड़ी थी उसमें हथियार भरे हुए थे, गोला बारूद भरे हुए थे, तो इन लोगों ने उसको लूट लिया, जिसे काकोरी कांड कहते हैं। और यही काम दोस्तों लाहौर कांड में भी हुआ। लाहौर कांड में भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव सांड्रस की हत्या के कारण गिरफ्तार कर लिए। और दोस्तों 23 मार्च 1930 को 3 लोगों को फांसी दे दी गई, भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव, जो कि आज भी याद किए जाते हैं। शहीद आजम भगत सिंह का नाम भी आज भी अमर है। तो दोस्तों इन्होंने स्वतंत्रता के लिए क्या क्या कर दिया। उसके साथ साथ 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन या डांडी मार्च या नमक आंदोलन भी कहा जाता है, गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया। दोस्तों 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, एक 1930 में, एक 1931 में, एक 1932 में। इन तीनों में भीमराव अम्बेडकर भाग लिए थे और भीमराव अम्बेडकर दलितों के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। इन्होंने दलितों के लिए बहुत कुछ किया और साथ साथ अनुच्छेद 15 का प्रावधान भी करवाया, जिसमें छुआछूत किसी भी आधार पर निषेध किया गया। आज़ाद हिंद फौज तथा सुभाष चंद्र बोस की भूमिका भी बहुत रही है दोस्तों। इस तरह कैबिनेट मिशन और अंतरिम सरकार 1947 को 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। और आज़ाद भारत के लिए भी बहुत सारी समस्याएं थी। अब जब आज़ाद हुआ तो अंग्रेजों ने एक संधि की, जिसे लैप्स ऑफ पैरामाउंट कहते हैं। दोस्तों लैप्स ऑफ पैरामाउंट
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट संधि थी। इस संधि के अनुसार अंग्रेज़ों ने ये प्रावधान किया कि अगर कोई रियासत चाहे तो भारत में मिले, चाहे पाकिस्तान में, या तो स्वतंत्र देश बना सकती है अपना। उस समय दोस्तों भारत में 565 रियासतें थीं। सभी रियासतें अपना अपना देश बनाने को राजी हो गईं। कुछ तो मिल गईं भारत में और कुछ पाकिस्तान में, लेकिन कुछ अलग देश बनाना चाहती थीं। जैसे जूनागढ़ हो गया, हैदराबाद हो गया, कश्मीर हो गया, भोपाल हो गया, इस तरह की रियासतें थीं, ये अपना देश बनाना चाहती हैं। दोस्तों पाकिस्तान का विभाजन जो हुआ था दोस्तों, वो अली जिन्ना के कारण हुआ था। अली जिन्ना वहाँ के प्रथम प्रधानमंत्री बने और जवाहरलाल नेहरू हमारे यहाँ के प्रथम प्रधानमंत्री बने। तो अली जिन्ना भी चाहते थे कि ये रियासतें हमारे में मिलें और भारत के प्रधानमंत्री भी चाहते थे ये रियासतें हमारे में मिलें। इन रियासतों को किसी तरह मनाया गया। तो दोस्तों हमारे उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री उस समय के जो थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने एक योजना बनाई और एक विलय पत्र तैयार किया और उन्होंने कहा कि जो देश रियासत इस विलय पत्र पर साइन कर देगा वो भारत में मिल जाएगा। उन्होंने घूम कर सारी रियासतों के राजा महाराजा और वहाँ के प्रमुखों से साइन करवाना शुरू कर दिया, लेकिन हैदराबाद के निज़ाम ने मना कर दिया। तब उसको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने धमकी दी कि अगर नहीं मिलोगे भारत की सेना तुम्हारे पर हमला करके मिला लेगी। तो इस तरह वो मिला भारत में। दोस्तों जम्मू कश्मीर भारत में नहीं मिलना चाहता था और ना ही पाकिस्तान में, वो आज़ाद रहना चाहता था। इसी बात का फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान ने उस पर कब्जा करना शुरू कर दिया। तो जब पाकिस्तान ने कब्जा करना शुरू कर दिया तो वहाँ के राजा हरि सिंह डर गए और वो डरने के बाद भारत में विलय होने पर सहमत हो गए, लेकिन उन्होंने कुछ रियायत मांगी। दोस्तों उन्हीं रियायतों को देने के लिए हमारे संविधान में अनुच्छेद 370 बनाया गया। 370 अनुच्छेद दोस्तों जम्मू कश्मीर से संबंधित है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि जम्मू कश्मीर को कुछ विशेष सुविधाएं दी जाएंगी। लेकिन अगस्त 2019 में दोस्तों यह अनुच्छेद 370 रद्द कर दिया गया और जो उस खास सुविधाएं दी गई थी वह उसे ले ली गई। यानी अब जैसे अन्य राज्य हैं उसी तरह जम्मू कश्मीर राज्य भी रहेगा और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट काम हुआ और साथ ही साथ समस्याएं और भी थी, जैसे आर्थिक विकास की योजनाओं को प्रारंभ करना, पंचवर्षीय योजनाएं, कृषि और उद्योग का विकास, ये सारी समस्याएं आज़ाद भारत में थी। दोस्तों अगर आप पंचवर्षीय योजनाओं को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पे अपलोड किया गया है, आप उसको भी देख सकते हैं पंचवर्षीय योजनाओं को। तो दोस्तों इस तरह से मैंने पूरे भारत का इतिहास को कंप्लीट करा दिया है। अब आइए दोस्तों पूरे भारत के इतिहास से कुछ इम्पॉर्टेंट डेट को देखा जाए। दोस्तों ये रही आधुनिक भारत की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। लॉर्ड क्लाइव के हाथों ब्रिटिश राजनीतिक शासन की स्थापना हुई और सिराजुद्दौला की हार हुई। उसके बाद दोस्तों 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई। 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई। 1765 में क्लाइव ने भारत में कंपनी के राज्यपाल की नियुक्ति किया। 1767 से 69 के बीच दोस्तों एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। यह मैसूर के शासक और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ। 1780 में महाराजा रणजीत सिंह का जन्म हुआ, जो कि पंजाब के सिख के एक बहुत बड़े और महान शासक हुए। और द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध 84 से 80 के बीच हुआ और पहला 67 से 69 के बीच हुआ। 1784 में दोस्तों पीस इंडिया एक्ट का गठन हुआ और 1790 से 92 तक तीसरे एंग्लो मैसूर का युद्ध हुआ। दोस्तों एंग्लो मैसूर युद्ध में पहला दूसरा जो था वह हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ और तीसरा चौथा जो था दोस्तों वह हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ। 1793 में दोस्तों बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त की स्थापना हुई और 1799 में चौथा एंग्लो मैसूर टीपू सुल्तान और टीपू सुल्तान की इसमें मौत हो जाती है। 1802 में बसें की संधि, 1809 में अमृतसर की संधि और 1829 में दोस्तों सती प्रथा निषिद्ध कर दिया गया भारत में। 1830 में राजा राम मोहन राय ने इंग्लैंड का दौरा किया। अब दोस्तों 1839 से 42 एंग्लो अफगान युद्ध हुआ और 1845-46 में
प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ। दोस्तों ये सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। 2 अक्टूबर 1869 को गांधी का जन्म हुआ 2 अक्टूबर को। दोस्तों इसी लिए हम हर 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं। 1885 में दोस्तों राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव पड़ी 1885 में ही। और दोस्तों बीजेपी का जो स्थापना हुआ था वह 1980 में हुआ था। दोस्तों 1980 में बीजेपी की स्थापना हुई। और दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हुई और इसका खात्मा जो हुआ 1918 में। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। 1914 से 18 तक प्रथम विश्व युद्ध चला। 1920 में दोस्तों खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किया गया और 1927 में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया। 1929 में दोस्तों कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चला। 1931 में गांधी इरविन पैक्ट की संधि हुई। 1935 में भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ। और दोस्तों 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ और दोस्तों ये 1945 तक चलता रहा। द्वितीय विश्व युद्ध दोस्तों 1939 में शुरू हुआ और 45 तक चलता रहा। 1942 में दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई भारत में। 1947 में आप सभी लोग जान रहे हैं भारत का विभाजन हुआ और हमारा देश आज़ाद हो गया। तो दोस्तों इस तरह ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मैंने इस वीडियो में लगभग 50-55 मिनट का वीडियो है। इसमें पूरे इतिहास के समरी को दिखा दिया है। इसमें मैंने एशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री तीनों के बारे में बहुत ही अच्छे ढंग से हर टॉपिक को बताया है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज से आपका हिस्ट्री का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप समझ चुके होंगे कि हिस्ट्री भी कंसेप्ट वाला सब्जेक्ट है, बस इसको समझना अच्छे से अगर कोई समझा दे तो दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल को लाइक भी करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। दोस्तों अगर आप जीके के और भी क्वेश्चन देखना चाहते हैं जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में एक लिंक दे रहे हैं जीके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, आप उस पर क्लिक करिए, वहाँ से क्वेश्चन आप देख लीजिए जो कि अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों चलते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।